उत्तराखंड के इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं। पिछले शीर्षक में हमने जो प्रागैतिहासिक स्रोत थे या पाषाणकालीन जो स्रोत थे उत्तराखंड के इतिहास जानने के, उन पर हमने चर्चा की। और आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि उत्तराखंड का इतिहास जानने के लिए हमारे पास जो पुरातात्विक स्रोत हैं वे क्या क्या हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सर्वप्रथम आते हैं जो स्रोत, उनमें मुख्य हैं अभिलेख, तत्पश्चात सिक्के, अवशेष, मूर्तियाँ, चित्रकला। ये तमाम जो तत्व हैं या तमाम जो वस्तुएं हैं ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि अभिलेख किसी भी क्षेत्र या देश राज्य का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत होते हैं। क्योंकि हम अभिलेखों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते और इसलिए अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी को प्रामाणिक माना जाता है। उत्तराखंड का जो इतिहास हम जानते हैं और उस इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वे अशोक के अभिलेख पाए गए हैं और अशोक का जो कालसी शिलालेख है वह अपने आप में उत्तराखंड के बारे में, या हम कह सकते हैं उत्तराखंड में उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। क्योंकि जो प्रारंभिक अभिलेख उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकांश तो ब्राह्मी लिपि में ये अभिलेख उपलब्ध हैं, जिनमें जैसे अशोक का कालसी शिलालेख और फिर भद्रमित्र का मीणमूर्ति अभिलेख, शीलवर्मन का वाड़वाला इष्टिका लेख, देवप्रयाग में जो शिला है रघुनाथ मंदिर के पीछे उस चट्टान पर जो यात्रियों की नामावलियां हैं वो यात्री लेख, जो लाखा मंडल है जौनपुर में देहरादून जनपद में, जौनसार में देहरादून जनपद में यह लाखा मंडल पड़ता है, तो लाखा मंडल में छागलेश का एक शिलालेख वहाँ से प्राप्त हुआ जो कि ब्राह्मी लिपि में है। और इसी तरह जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर के निकट जो अत्रि अनसुया आश्रम है, उस अत्रि अनसुया आश्रम और हम कह सकते हैं कि वहीं से रुद्रनाथ को भी मार्ग जाता है, तो इस मार्ग पर भी एक अभिलेख है जो मौखरी नरेश सरोवर्मन का अभिलेख है, जिसे सरोवर्मन का सिरौली शिलालेख कहा जाता है। इसी तरह गणपति नाग का जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है यह भी ब्राह्मी लिपि में है, और साथ ही साथ जो उत्तरकाशी बाड़ाहाट में श्री गुह का त्रिशूल लेख है वह भी ब्राह्मी लिपि में है। इन अभिलेखों से हमें विभिन्न ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इसी तरह ब्राह्मी लिपि के अतिरिक्त जो गुप्त काल के पश्चात हम एक कुटिल लिपि, जिसे कुटला लिपि भी कहते हैं, उस कुटिला लिपि में भी कई अभिलेख उत्तराखंड से प्राप्त हुए हैं, जिनमें लाखा मंडल में एक ईश्वरा जो राजकुमारी हुई या रानी हुई ईश्वरा, उसकी लाखा मंडल प्रशस्ति कुटिला लिपि में अंकित है। इसी तरह कल्याण वर्मन का पलेठी शिलालेख, भट्ट भव शर्मा के कोठार और बिलेश्वर शिलालेख, साथ ही साथ पांडुकेश्वर तथा कंडारा ताम्रपत्र लेख भी कुटिला लिपि के अंतर्गत ही विद्वानों ने माने हैं। भव शर्मन का ही एक कालीमठ शिलालेख विद्वानों के अनुसार माना गया है कि भव शर्मन का लेख है। और मणिदेव का नाला शिलालेख, नाला जो स्थान रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग पर जो गुप्त काशी के निकट नाला नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर भी मणिदेव का एक शिलालेख उपलब्ध होता है। तो इस तरह इन शिलालेखों से भी हमें जो कुटिला लिपि में हैं उत्तराखंड के इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी तरह कई अभिलेख उत्तराखंड में देवनागरी लिपि में भी मिलते हैं, जिनमें कुलसारी मूर्ति अभिलेख, कुलसारी जो है ये कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर एक मुख्य स्थान है जो कि नंदा राजजात यात्रा का एक पड़ाव है कुलसारी। तो कुलसारी में जो
मूर्ति काली की जो मूर्ति या देवी नंदा की जो मूर्ति मिली है, उस मूर्ति के पीछे एक अभिलेख है जिसे कुलसारी मूर्ति अभिलेख या कुलसारी मूर्ति अभिलेख कहा गया है। इसी प्रकार गोपेश्वर में जो त्रिशूल है, उस जिस त्रिशूल पर गणपति नाग का लेख है, उसी त्रिशूल पर कालांतर में अशोक चल ने भी एक लेख खुदवाया। साथ ही साथ कुमाऊं में विभिन्न जो लेख या अभिलेख मिले हैं, वे भी देवनागरी लिपि में अंकित हैं, जिनमें जैसे इसी तरह वहाँ प्राचीन अभिलेख भी वहाँ से मिले हैं, जैसे मोरध्वज नामक स्थान से बुद्ध की मृण मूर्ति लेख, जबकि ये प्राचीन है, ये देवनागरी लिपि में नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि विभिन्न जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उत्तराखंड का इतिहास जानने के लिए हमारे पास सिक्के भी महत्वपूर्ण साधन हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अनेक स्थानों से विभिन्न शासकों के सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिनमें कुछ सिक्के तो लेख युक्त हैं, जिनसे हमें शासक और शासन वर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। तो इनमें जैसे उत्तराखंड में जो विभिन्न शासक हुए, कुलिंद, योधेय, इन शासकों के या इन राजवंशों का इतिहास जानने के लिए हमारे पास सिक्के ही एकमात्र साधन है। साथ ही साथ उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण हुआ, जो दुर्ग जिन्हें हम गढ़ कहते हैं, गढ़ों का निर्माण हुआ, और इस तरह ये स्मारक या भवन, स्मारकों के साथ साथ जो भवन हैं, ये भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर मंदिरों एवं गढ़ों का निर्माण हुआ है, जो कि हमें तत्कालीन वास्तुकला के साथ अर्थव्यवस्था, सामाजिक दशा आदि की भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उत्तराखंड में जो विभिन्न मंदिर निर्मित हुए हैं, उनकी निर्माण शैली से हमें उस काल की भवन निर्माण कला का ज्ञान होता है। साथ ही साथ मंदिरों के निर्माण से यह भी पता चलता है कि निश्चित ही उस समय राज्य की आय या हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी, तभी तो इतने विशाल मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है। अन्यथा हम समझ सकते हैं कि इतने विशाल मंदिरों का निर्माण आसान नहीं था। तो इस तरह के जो मंदिर हैं, इनमें मुख्य जैसे जो मुख्य मंदिर हैं या भवन हैं, इनमें बड़े पैमाने पर अल्मोड़ा, श्रीनगर, जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, गोपेश्वर, बैजनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लाखामंडल, पिथौरागढ़ आदि अनेक स्थानों से ऐसे मंदिर और भवन प्राप्त हुए हैं, जो कि स्मारक या भवनों के रूप में हमें महत्वपूर्ण पुरातात्विक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ मूर्तियां भी बड़े पैमाने पर इतिहास जानने का स्रोत होती हैं, क्योंकि मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना आवश्यक है, बिना मूर्तियों की मंदिरों का महत्व हम कह सकते हैं कि नगण्य रहा है। तो विभिन्न मंदिरों में जो मूर्तियां स्थापित हैं, उन मूर्तियों की निर्माण शैली या उन मूर्तियों के आधार पर भी, या हम कह सकते हैं उन मूर्तियों से भी हमें इतिहास की बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये मूर्तियां जैसे अलग अलग भाव भंगिमा में अलग अलग शैलियों में निर्मित हुई हैं, जैसे वीणाधर दक्षिण मूर्ति, कल्याण सुंदर मूर्ति, शिव नृत्य मूर्ति, उमा महेश्वर मूर्ति, हर हर मूर्ति, भैरव मूर्ति, गणेश मूर्ति, कार्तिकेय, पार्वती, दुर्गा आदि तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हमें उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों से प्राप्त होती हैं, जिनसे हमें तत्कालीन समाज के धार्मिक विश्वास, आस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ उन मूर्तियों की जो निर्माण शैली है, उससे भी हमें शासकों के शासनकाल का ज्ञान होता है। जैसे अगर हम देखें कि कुषाणकालीन जो मूर्ति कला है, उस पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट झलकता है, या हम समझ सकते हैं कि गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं, उनमें जो अलौकिकता या हम कहते हैं अंतरात्मा तथा मुखाकृति में जो सामंजस्य है, वो भी हमें देखने को मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि मूर्तियां भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इस तरह हम इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड के इतिहास को जानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अगले बिंदु में हम
उत्तराखंड के जो शेष पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं उन पर चर्चा करेंगे।